पहला चैप्टर है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। तो एनएमसी का सिलेबस आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, लिस्ट काउंट, significant figures, errors in measurement, dimension of physical quantities, dimensional analysis and its applications। तो पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि चीज़ क्या है। सिंपल भाषा में इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे फील करेंगे। तो पहले हम इससे भी पहले चले जाते हैं क्वांटिटी पे। क्वांटिटी क्या होता है? सब कुछ ही क्वांटिटी होता है। सब कुछ मतलब सब कुछ नहीं, हम जिसको नाप सकते हैं वही क्वांटिटी कहलाता है। एनीथिंग वी कैन मेजर वही क्वांटिटी है। हम टाइम नाप सकते हैं, हम लेंथ नाप सकते हैं, वेट नाप सकते हैं। ऐसे कुछ भी आप अगर नाप सकते हो तो वो क्वांटिटी कहलाता है। अब डायमेंशन क्या है? वो जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का पहले एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा। वो क्वांटिटी को हम कुछ डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है? कुछ क्वांटिटीज़, इन क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान लेते हैं। इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। हम मान लेते हैं ये सारे फंडामेंटल यानी कि बेस है। ठीक है, वो क्या क्या है? लेंथ है, मास है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये जो सात क्वांटिटीज़ है, ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ है, बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और जो सारे दूसरे क्वांटिटीज़ है हम उन सबको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको इन बेसिक क्वांटिटीज़ से डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि फोर्स हो गया। फोर्स क्या होता है? फोर्स 10th में आप लोग पढ़े होंगे, 9th में। मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? लेंथ डिस्प्लेसमेंट पर टाइम स्क्वायर। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर टाइम स्क्वायर, चेंज इन टाइम स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स, मास, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इन सब के रूप में आ गया है। ठीक है, तो ये तीन ही बेसिक क्वांटिटीज़ है। मास है, डिस्प्लेसमेंट है एंड टाइम है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हुआ? मास डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। तो ऐसे ही हम सारे क्वांटिटीज़ को इन बेसिक क्वांटिटीज़ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ जो हम नाप सकते हैं उसको क्वांटिटी कहते हैं। तो उनमें से कुछ हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानते हैं और बाकी सारे को क्या मानते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अब हम पहले पेज पे फिर चले जाते हैं क्या कह रहा है। हाँ, क्वांटिटीज़ हो गया। अब डायमेंशंस। डायमेंशन क्या है? वो क्वांटिटी को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ को हम कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सारे अदर क्वांटिटीज़ होता है उन सबको बेसिक क्वांटिटी का रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यही डायमेंशन है। अब यूनिट्स क्या है? यूनिट्स इज़ अ क्वांटिटी ऑफ एनी क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कोई क्वांटिटी का कोई भी क्वांटिटी, लेंथ हो सकता है,
मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, उसका एक छोटा सा पार्ट, जिसके तुलना में हम बाकी सारे जो मास है, बाकी सारे जो लेंथ है, बाकी सारे जो भी कुछ है उसको मापते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक लेंथ है, एक यहाँ पर एक लेंथ है, ठीक है। ये लेंथ को हम ये छोटे लेंथ के ये कितना गुना है, 3 गुना है, ठीक है। तो ये छोटे को हम एक यूनिट कह सकते हैं, और इस पूरे को हम कह सकते हैं, पूरे लेंथ को कह सकते हैं 3 यूनिट। वैसे ही एक छोटा सा मास होगा, उस मास के कंपैरिजन में तुम कितना गुना हो, उसको तुम क्या कह सकते हो, उस छोटा यूनिट का कितने गुना वो हो जाएगा वैल्यू, और वो छोटा यूनिट हो जाएगा छोटा वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा यूनिट। तो वो छोटा हिस्सा 1 ग्राम भी हो सकता है, वो छोटा हिस्सा 1 किलोग्राम भी हो सकता है, तो जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर ऐसे सब तो अपने खुशी के मुताबिक नहीं बना सकता है ना। तो कुछ देश में मतलब डिफरेंट सिस्टम्स चालू है। इन सिस्टम्स में ही जो फेमस सिस्टम्स है हमें वो पढ़ना होगा, ठीक है। अब यूनिट्स को छोड़ते हैं, अब आ जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हम बाद में डिटेल में करेंगे, पहले सिग्निफिकेंट डिजिट्स देख लेते हैं उसके बाद में। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, डिजिट्स बोल रहा हूँ, डिजिट्स क्या है। जो हम डिजिट्स मेज़र करते हैं कुछ भी, मानो कि ये 1 मीटर हमने मेज़रमेंट किया, और 100 सेंटीमीटर मेज़रमेंट किया, और 5.6 केजी मेज़र किया। जो कुछ भी है, जो डिजिट्स हम डायरेक्ट नाप के पाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब लास्ट टॉपिक है एरर। एरर क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मतलब आप जो गलतियां करते हो, और जो कुछ गलतियां ऐसे भी है कि वो ऑब्वियस है, वो हो ही जाएगा। जितना भी आप ठीक ठाक कर लो, मशीन भी जितना भी प्रिसाइज हो जाए, फिर भी कुछ गलतियां रहते हैं, ठीक है। तो सारे गलती को मेज़रमेंट के जो गलती है वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्वांटिटी हो गया, डायमेंशन हो गया, यूनिट्स हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया, एरर हो गया। क्या हो गया इन सब का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, वो सब हो गया। अब हम डिटेल में घुसेंगे। डायमेंशंस देखते हैं, डायमेंशंस में क्या क्या होता है। पहले ही कहा, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इन टर्म्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसकी क्वांटिटीज़ की, इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़। ओके, तो बेसिक क्वांटिटीज़ का जो डायमेंशंस है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ फिक्स है, और जो अदर सारे क्वांटिटीज़ हैं उनको हम इस बेसिक क्वांटिटीज़ के रूप में लिख सकते हैं। और ये डायमेंशन हमेशा ये थर्ड ब्रैकेट जो होता है, थर्ड ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। तो हमारा फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़ क्या क्या है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ का डायमेंशन क्या लिखते हैं हम, कैपिटल एल। डायमेंशन हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, इलेक्ट्रिसिटी करंट का
कैपिटल ए और कैपिटल आई, कुछ भी लिख सकते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का जे, लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, क्यों है, ये सब छोड़ दो, ठीक है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है अब, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये जो चार है, ये चार ही आपको देखने में मिलेगा आपका पूरा 11th-12th में, और ये जो 3 है ये ना के बराबर मिलेगा। पर फिर भी मैं लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल यूनिट है, और डायमेंशन इसका n है, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को थीटा से लिखा जाता है, ठीक है। ये है बेसिक क्वांटिटीज़। एंड बेसिक क्वांटिटीज़ का क्या, डायमेंशन एंड डायमेंशन ऑफ अदर क्वांटिटीज़। अदर क्वांटिटीज़ का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, रिलेशन से। जब भी हमको यूनिट कैलकुलेट करना पड़ता है या फिर डायमेंशन निकालना पड़ता है, हमको क्या ज़रूरत होता है, रिलेशन का। बेसिक क्वांटिटीज़ के साथ कैसा रिलेशन है। तो आपको वेलोसिटी का डायमेंशन पूछा है, तो आप कैसे करोगे, आपको रिलेशन पता होना होगा। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये भी बेसिक क्वांटिटी है, ये भी बेसिक क्वांटिटी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, इधर ही लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ये तो एक लेंथ ही है ना, तो इसका डायमेंशन ऐसे लिखते हैं L, और इसका नीचे क्या है, T का डायमेंशन T है, और दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही लिखा है। सो क्या हुआ, T इंटू L⁻⁻1, थर्ड ब्रैकेट में ये ऐसा लिखते हैं। और हम m भी लिख सकते हैं, m की पावर क्या होगा, m की पावर 0, m तो कुछ नहीं है ना, तो m की पावर 0 है, m की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, l की पावर 1 और t की पावर -1। ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। ऐसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन निकालना होगा। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो एक एक्सेलरेशन ही है ना, तो हम एक्सेलरेशन का डायमेंशन अब निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का हम क्या निकाले, m0 L⁻1 T⁻⁻1 बाय टाइम। सो क्या हुआ, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया है m0 L1 T⁻⁻2। ओके, अब फोर्स एंड एंगल, इन लोगों का डायमेंशन क्या है हम देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा ये मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस बन गया। अब फोर्स का बारी है। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम अभी निकाले थे, मास के लिए m⁻1, और एक्सेलरेशन का क्या था, m⁻0, अभी लिखा था L⁻⁻2। तो टोटल में क्या हुआ, mL⁻⁻2, ये इसके ऊपर 1 भी लिख सकते हो। ये हुआ एक्सेलरेशन का या फोर्स का, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन हुआ mL⁻⁻2, और ये आप याद करेंगे, क्योंकि
बहुत सारे जगह रिलेशन का डायमेंशन निकालने के लिए रिलेशन जानना पड़ता है, तो खूब सारे रिलेशन में ये फोर्स आता है। इसीलिए आप खूब सारे डायमेंशंस निकालने के लिए ये डायमेंशन याद रखोगे, ठीक है। अब क्या है एंगल, एंगल का क्या फंडा है अब देखते हैं। एंगल एक स्पेशल केस है, बोलता हूँ। एंगल क्या होता है, एंगल थीटा क्या होता है, थीटा होता है, आप लोग पढ़े होंगे, शायद पढ़े होंगे, एस इक्वल्स टू आर थीटा। सो यहाँ से क्या हुआ, थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर। एस और आर क्या है, ये रेडियस है आर, ये जो लेंथ है ये है एस और ये है थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर, एस बाई आर इज इक्वल्स टू थीटा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन, एस तो एक डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्टेंस है, और आर का डायमेंशन ये भी एल है। तो ये क्या हो गया, एल तो कट गया, तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 means it is dimensionless quantity। but आप तो एंगल नाप सकते हैं, 1 रेडियन, 2 रेडियन, पाई रेडियन, ठीक है, और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये डायमेंशनलेस है, बट हम इसको नाप सकते हैं, इसका यूनिट है, यूनिटलेस नहीं है, डायमेंशनलेस बट हैव्स यूनिट, ठीक है। अब हमारा ये हो गया डायमेंशंस। अब डायमेंशन का कुछ और फंडा देख लेते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, कुछ भी नहीं है। डायमेंशन का मदद से हम कुछ इसको एनालिसिस करके कुछ पता कर सकते हैं, कुछ हमारा हेल्प हो सकता है, वही हम अब देखेंगे क्या क्या हेल्प हमारा हो सकता है इस डायमेंशनल एनालिसिस से। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम 2 चीज़ पहले देख लेते हैं। एक होता है द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। इट मीन्स आप जो अलग अलग डायमेंशंस का चीज़ है वो नहीं जुड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। मतलब 1 किलो चाल और 2 किलो दाल, आप लिख सकते हैं टोटल कितना किलो हुआ, 3 किलो, ठीक है। 4 मीटर हाइट और 2 मीटर हाइट कितना लिख सकते हैं, 6 मीटर। बट आपको मैं बोलता हूँ अगर 1 किलो प्लस 4 मीटर हाइट, क्या आप जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। वही ये कहता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का अगर डायमेंशन सेम होगा, ठीक है, इन केसेस में डायमेंशन तो सेम था, ये जो जुड़ रहा था 1 kg, ये भी मास का डायमेंशन है, 2 kg इसका भी डायमेंशन मास का डायमेंशन है, 1 मीटर इसका भी लेंथ का है, 4 मीटर इसका भी लेंथ का है, 2 मीटर इसका भी लेंथ का है। तो दोनों ही लेंथ का था, इसलिए जुड़ पाए। पर लास्ट जो एग्जांपल हमारा था 1 kg और 4 मीटर, ये दोनों का डायमेंशंस अलग अलग था। 1 kg का था m और 4 मीटर का था l, तो डायमेंशन अलग अलग था, हम नहीं जुड़ सके, ठीक है। इसी को ही क्या कहता है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब
और कुछ चीज़ देख लेते हैं, जैसे आर्गुमेंट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन मस्ट बी डायमेंशनलेस। ठीक है, तो आर्गुमेंट क्या होता है? त्रिकोणमिति का आर्गुमेंट क्या होता है? ये जो साइन कॉस टेन है, इसका जो थीटा होता है, इसका अंदर जो लिखता है वो थीटा, हम तो ऐसे ही पढ़ चुके हैं थीटा डायमेंशनलेस, उसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का अंदर जो होता है वो हमेशा डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, वैसे ही एक्सपोनेंशियल का पावर में जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, और लॉगरिदमिक फंक्शन जो होता है इसके अंदर जो होता है वो भी डायमेंशनलेस होगा। ये हमारा फंडा है। तो हम दो चीज़ पढ़े, हम सेम डायमेंशन होगा तभी जोड़ या घटा सकते हैं, और क्या, ये जो सारे फंक्शंस होता है स्पेशल फंक्शंस, इन सब का आर्गुमेंट पे जो होता है उस वो डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पर ये 3 केस है, 3 केस में हम x का डायमेंशन अब निकालेंगे। ये जो हम पढ़े हैं उसके नॉलेज से हम x का डायमेंशन निकालेंगे। हमें क्या पता? हमें पता है e टू दी पावर जो कुछ भी है, मतलब l इंटू एक्स, इसका डायमेंशन क्या होगा? ये डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0। तो l इज इक्वल्स टू क्या होगा? x इंटू इसका वैल्यू क्या है? सब कुछ की पावर 0 है तो 1 है। ठीक है, डॉट 1, x का डायमेंशन क्या होगा? x का डायमेंशन होगा l का डायमेंशन। l क्या है? लेंथ है, लेंथ। सो x का डायमेंशन क्या आया यहाँ से? एक नंबर का आया x का डायमेंशन l, मतलब लेंथ का डायमेंशन। अब दूसरे में देखेंगे क्या होता है। ये साइन का जो आर्गुमेंट है m x बाई l, ये भी क्या होगा? डिमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। सो यहाँ पर क्या होगा? m x का डिमेंशन इज इक्वल्स टू l का डिमेंशन, x का डिमेंशन इज इक्वल्स टू l का डिमेंशन बाई m का डायमेंशन। सो x का डिमेंशन क्या हुआ? l m टू द पावर -1। l को हम बाद में लिखते हैं जनरली, m टू द पावर -1 l टू द पावर 1, और सिंपली l भी लिख सकते हैं, और t टू द पावर 0 भी आप इसके साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का x का डायमेंशन हुआ। अब थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में क्या होता है। थर्ड केस में लॉग का आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट मतलब अंदर के चीज़ क्या है? वेलोसिटी इंटू एक्स है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक्स का डायमेंशन क्या होगा? 1 बाई वेलोसिटी का डायमेंशन। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका फिर क्या हुआ? 1 बाई एल बाई टी। ठीक है, मतलब टी एल टू द पावर -1, ये होगा थर्ड केस का। ठीक है, अब देखते हैं। तो हम क्या पढ़े? हम पढ़े प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एंड क्या पढ़े कि कुछ जो फंक्शंस होता है
उसका आर्गूमेंट का पार्ट का डायमेंशन हमेशा कुछ नहीं होता, मतलब डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अब क्या देखता है डायमेंशन एनालिसिस का। क्यों हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ते हैं उसका कुछ कारण देखते हैं। करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, मतलब कोई इक्वेशन ठीक है या इक्वेशन गलत है, ये हम बोल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस करके। कैसे, हम देखते हैं। उसके बाद यूनिट कन्वर्शंस, कुछ यूनिट सिस्टम हम पढ़े थे, एफपीएस नहीं, बाद में पढ़ेंगे। तो आप तो जानते हैं जो 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, ये सारे क्या है, यूनिट है। तो हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जब शिफ्ट होता है तब हमारा ये डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प करता है। और क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन क्वांटिटीज़। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी अदर कुछ फिजिकल क्वांटिटी पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, ये भी हम इस डायमेंशनल एनालिसिस से देखेंगे, अभी देखेंगे। तो अब हम करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशंस, जो पहला पॉइंट था वो देखेंगे। करेक्ट अगर इक्वेशन होगा, ठीक है, उसका बोथ साइड का डायमेंशन सेम होगा, ये रूल है। ठीक है, अगर करेक्ट इक्वेशन होता है तो बोथ साइड में, इक्वेशन का बोथ साइड में डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, जैसे कि mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, ये एक करेक्ट इक्वेशन हम बोल सकते हैं। कुछ कंडीशन के लिए ये करेक्ट इक्वेशन हम बोल सकते हैं। इस केस में क्या होगा, दोनों तरफ ही डायमेंशन जो है वो सेम आएगा। कैसे आता है मैं दिखाता हूँ। डायमेंशन सेम आएगा, पर ये कुछ अगर गलत इक्वेशन हम लिख देते हैं, ठीक है, उस केस में डायमेंशन सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं करेक्ट इक्वेशन से करेक्ट दो साइड में सेम डायमेंशन आता है कि नहीं। m का क्या है, m g का हम क्या देखें, l t⁻⁻2, और h का हम क्या देखें, h हाइट है, इसका भी l, तो l इंटू l2। ठीक है, और इस साइड में क्या होता है, हाफ का कुछ नहीं होगा, हाफ एक नंबर है, m का m, अब v का क्या, v², l t⁻⁻1 सॉरी यहाँ पर 2 होगा, t⁻⁻1 इसका स्क्वायर, मतलब क्या हो गया है, m l² t⁻⁻2। तो दो साइड सेम आ गया है, सही इक्वेशन था, सही आ गया है। अगर कुछ गलत इक्वेशन होता तो ये नहीं आता। ठीक है, पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन करेक्ट ही होगा। ये देखो, ये इक्वेशन देखो, ये सेम ही चीज़ है, सिर्फ ये हाफ नहीं है। तो इधर भी डायमेंशन सेम होगा पर इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, करेक्ट इक्वेशन बोथ साइड सेम डिमेंशन देता है, रॉन्ग इक्वेशन नहीं देता है। ठीक है, पर रॉन्ग इक्वेशन कभी कभी दो साइड सेम डिमेंशन दे सकता है। तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ, हमारा यही फ़ायदा हुआ जो हम लास्ट में लिखे हैं, डिफरेंट डायमेंशंस रॉन्ग इक्वेशंस। डिफरेंट डायमेंशन हमेशा रॉन्ग इक्वेशन देता है। तो अगर हम कुछ इक्वेशन चेक कर रहे हैं, तो अगर दो साइड डायमेंशन सेम नहीं आता है तो हम कह सकते हैं इक्वेशन गलत ही होगा, कोई शक नहीं है, गलत ही होगा। और अगर सेम आ जाता है दो साइड डायमेंशन, तो वो
करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, बोथ साइड सेम डिमेंशन होगा तो इसके बाद में देखते हैं डिड्यूसिंग रिलेशंस अमोंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये कुछ क्वांटिटी होगा, इन क्वांटिटी का हम आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। अब तो यहाँ पर एक पेंडुलम है, इसका मास है m। ठीक है, इसका लेंथ है l। ये पेंडुलम ऐसे 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 करता है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है t। ठीक है, इस t के साथ हमारा इसका l, m, मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन सब का क्या रिलेशन है ये इस्टेब्लिश करने के लिए बोल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो t है, टाइम पीरियड t, ये l की टू द पावर x से, m टू द पावर y से एंड g की टू द पावर z से प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी उठ कर के आ जाता है एक कांस्टेंट, पकड़ते हैं ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, डायमेंशन लेस। तो अब डायमेंशनल एनालिसिस से हम देखेंगे ये कैसे रिलेटेड होता है। तो अगर ये ठीक ठाक इक्वेशन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हम अभी पढ़े इस साइड का जो डायमेंशन है, टाइम पीरियड का डायमेंशन t, और इस साइड का जो डायमेंशन है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इस साइड का डायमेंशन क्या होगा, l का डायमेंशन l टू द पावर x, m का डायमेंशन m टू द पावर y, एंड g का डायमेंशन क्या होगा, g का डायमेंशन क्या होगा, l t टू द पावर -2 टू द पावर z। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। ठीक है, और इधर हम क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर, l टू द पावर x, m टू द पावर y, l टू द पावर z, t टू द पावर -2z। ठीक है, तो हम इसको फिर से लिखते हैं, m टू द पावर y, l टू द पावर x प्लस z, t टू द पावर -2z। ठीक है, और इधर हमारा क्या था, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। अब हम पावर्स कंपेयर करेंगे, m टू द पावर 0 है, m टू द पावर y है, मीन्स y इज इक्वल्स टू 0। l टू द पावर 0 है, l टू द पावर x प्लस z है, 0 इज इक्वल्स टू x प्लस z। t टू द पावर 1 है, t टू द पावर -2z है, तो 1 इज इक्वल्स टू -2z। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, z इक्वल्स टू माइनस ऑफ, और x इक्वल्स टू क्या हुआ, z का वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ हो गया है। ठीक है, और y आ गया है 0। तो मतलब t क्या हुआ, t इज इक्वल्स टू k l टू द पावर
हाफ m⁻0 एंड g⁻z था, z का मान -हाफ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और इसका ये तो डायमेंशंस हो गया है, ठीक है, डायमेंशंस है, तो अब हम इसको बेसिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, t प्रोपोर्शनल टू √L/g। ये NCERT का था, ठीक है, ये प्रूफ NCERT का था। तो हम ऐसे देख रहे हैं, तो हम क्या पाए कि ऐसे कुछ क्वांटिटी था टाइम पीरियड के साथ L⁻x m⁻y एंड g⁻z ऐसे कुछ रिलेटेड था, तो हम दो साइड का डायमेंशन इक्वेट किए, तो हम हम क्या पाए, हम पाए t प्रोपोर्शनल टू √L/g हुआ। k कांस्टेंट था, k उठ गया तो ये इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हो गया, m⁻0 था, और L की पावर हाफ मतलब √, और g की पावर -1/2 मतलब √, और g नीचे, तो वही हम पाए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में है यूनिट, तो हम डायमेंशन ख़त्म कर चुके हैं, अब आ जाता है क्या, यूनिट। तो NCERT में क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक arbitrarily chosen and internationally accepted reference standard called unit। इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो पहले बताया था वही हुआ। तो हम एक क्वांटिटी का एक छोटा सा क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये लेंथ है, लेंथ का एक छोटा सा क्वांटिटी हम यहाँ पर लिए एग्जांपल के तौर पे, तो इसका ये कितना गुना है, 1 2 3 4 5 6 7 गुना है, इसको हम बोलेंगे 7 यूनिट। तो एक यूनिट कितना हुआ, एक यूनिट हुआ ये लेंथ, तो इस लेंथ को हम अब यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आर्बिट्ररीली चूजन किए, हम इतना भी चूज़ कर सकते थे, हम इतना भी चूज़ कर सकते थे, इतना चूज़ करके इसका कितना गुना हुआ वो हम देख सकते थे, ठीक है। पर हम आर्बिट्ररीली ये चूज़ किए हैं, वही कह रहा है आर्बिट्ररीली चूजन, और क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, सब उसका मानता है। मैं कुछ भी ले लेता हूँ, तुम कुछ भी ले लेते हो, सब नहीं होगा, ठीक है, जो सब एक्सेप्ट करता है वही होगा। तो सम बेसिक आर्बिट्ररीली चूजन एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस क्या है, रेफरेंस तो इसको ही कहता है, इसके रेफरेंस में कितना गुना हुआ है, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट होगा, शायद बताने की ज़रूरत नहीं है फंडामेंटल यूनिट क्या है और डिराइव्ड यूनिट क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो यूनिट्स होता है वही फंडामेंटल यूनिट्स होता है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का जो यूनिट्स होता है वही डिराइव्ड यूनिट्स होता है। और अब यूनिट सिस्टम हम पढ़ेंगे, यूनिट सिस्टम क्या होता है। तो हमारा जितने सारे भी क्वांटिटीज़ होता है, सबके एक यूनिट पकड़ के जब एक सेट बनता है तो वो यूनिट सिस्टम कहलाता है। जैसे कि 1 मीटर 1 सेकेंड, 1 मीटर लेंथ के लिए, 1 सेकेंड टाइम के लिए, 1 kg वेट के लिए, ऐसे ही सारे क्वांटिटीज़ के लिए एक जो सेट हो गया है 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड का, इसको हम एक सिस्टम कहेंगे। दूसरा सिस्टम क्या होगा, 1 सेंटीमीटर लेंथ के लिए, 1 सेंटीमीटर मास के लिए, 1 ग्राम टाइम के लिए 1 सेकेंड, ऐसे ही और सारे क्वांटिटीज़ के लिए अदर कुछ यूनिट्स मिलके एक अलग सिस्टम, ठीक है। तो ये पहले वाला सिस्टम जिसमें हम लेंथ के लिए मीटर, वेट के लिए kg एंड टाइम के लिए सेकेंड,
यूनिट यूज़ करता है उसको क्या कहता है, MKS सिस्टम, ठीक है। और CGS में क्या होता है, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, ग्राम वेट के लिए एंड टाइम के लिए सेकेंड। और FPS ये ब्रिटिश लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फुट होता है, पाउंड होता है एंड सेकेंड होता है टाइम के लिए, ठीक है। तो ये 3 हमारा मेन यूनिट सिस्टम्स है। तो ये तो हम नहीं पढ़ने वाले, हम ये दोनों ही पढ़ने वाले हैं पूरा 11th-12th में, ठीक है। तो ये जो MKS सिस्टम है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। मतलब साइंटिफिकली इसको ही सब लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो SI जो सिस्टम, इसको क्या कहता है, सिस्टेमा इंटरनेशनल या इस टाइप का कुछ कहता है, NCERT में लिखा होगा शायद। तो इंटरनेशनली सिस्टेमा इंटरनेशनली, ठीक है, SI का फुल फॉर्म है। तो MKS को ही SI कहते हैं, SI सिस्टम कहते हैं। अब यूनिट हम जैसे पढ़े डायमेंशंस के लिए रिलेशन ज़रूरी होता है, वैसे ही यूनिट्स के लिए भी ज़रूरी होता है। डायमेंशन जैसा जैसा होता है यूनिट्स भी वैसा वैसा ही होता है। तो हम देखेंगे फोर्स इक्वल्स टू क्या था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन था। मास का यूनिट क्या होता है, अगर हम SI यूनिट में ही बात करेंगे अब, kg। एक्सेलरेशन का क्या था, एक्सेलरेशन मतलब था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर आ गया है और टाइम स्क्वायर के लिए सेकेंड टू द पावर -2। ये लेंथ के लिए मीटर आया और t के लिए सेकेंड टू द पावर -2 आया, ठीक है। तो क्या हुआ, kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2, ठीक है। और इसको ही हम क्या कहते हैं, फोर्स का यूनिट को न्यूटन भी कहते हैं। तो 1 न्यूटन मतलब 1 kg मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। तो इसको ही हम फोर्स का यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर समान या प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का हम अभी क्या पढ़े, न्यूटन को हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सिर्फ न्यूटन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एरिया को मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट, ठीक है। चार्ज का यूनिट है कूलम्ब, ठीक है। कूलम्ब चार्ज क्या होता है, चार्ज Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी। I क्या है, करेंट इंटू टाइम, ये चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो इसका कूलम्ब है, कूलम्ब किसका इक्वल होगा, ये करेंट का यूनिट एम्पेयर और ये टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन का होगा मीटर। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। सो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर और टाइम स्क्वायर के लिए सेकेंड टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही आप कुछ भी क्वांटिटीज़ का जो कुछ भी आपको बोले, जो कुछ क्वांटिटी भी आपको बोले, उसका अगर आप रिलेशन जानते हो बेसिक क्वांटिटीज़ के साथ, तो आप उसका डायमेंशन भी निकालना सीख गए हैं और यूनिट्स भी निकालना सीख गए हैं। अब देखते हैं कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ बट दे हैव यूनिट्स। वो क्या है,
एंगल, एंगल हम क्या पढ़े, एस बाई आर, थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये एस है और ये लेंथ है आर, तो इन दोनों का जो रेशियो है, इन रेशियो ये एंगल का बराबर होता है। ठीक है, तो ये रेशियो होगा तो इसका डायमेंशन भी लेंथ का होगा, इसका डायमेंशन भी लेंथ का होगा, ये कट जाएगा, पर इसका एक यूनिट है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। ठीक है, रेडियन कहते हैं। वैसे ही सॉलिड एंगल जो है, आप ये पिक्चर देख के शायद समझ रहे होंगे, ये वाला पिक्चर, ये 3D पिक्चर है, तो ये एक सॉलिड एंगल है। ठीक है, ये एक सॉलिड एंगल है, आप देख सकते हैं शायद अच्छे से। तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, सॉलिड एंगल हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया बाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इधर भी एरिया के लिए एल स्क्वायर आ गया है और आर के लिए एल और 2 के लिए 2, डायमेंशन फिर से लेस हो गया है। ठीक है, पर इसका भी यूनिट है, उसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। अब हम ख़त्म कर चुके हैं डायमेंशंस, हम ख़त्म कर चुके हैं यूनिट्स। अब आते हैं हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंस फिगर्स क्या होता है। तो जो डिजिट्स हमें डायरेक्ट मेजरमेंट से मिलता है, ठीक है, सिंपल भाषा में यही होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स केसेस में हम कैसे डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं, ये देखते हैं ये क्या है, डिजिट्स फॉर्म डायरेक्ट मेजरमेंट। तो आपका हाइट नाप के वो कितना आया, 173.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, पर आप इसको मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके समय सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 ही होगा या फिर चेंज हो जाएगा, ये हम आने वाले समय के साथ देखेंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर हम कुछ केसेस अब देखते हैं। सपोज 40.320 मीटर एक मेजरमेंट है। तो अब क्या कह रहा है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स अब तक हो चुका है। अब क्या बोला है, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर्स। ये ज़ीरो क्या है, ये नॉन ज़ीरो के बीच में ये ज़ीरो है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। तो हमारा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया है। अब क्या है, एक्सट्रीम राइट ज़ीरोस और ट्रेलिंग ज़ीरोस कहते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद जो एक्सट्रीम राइट का ज़ीरो होता है, डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल नहीं होता तो अलग कैसे, डेसिमल के बाद जो राइट मोस्ट ज़ीरो है उसको हम क्या कह सकते हैं,
सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया है? 5। 1 2 3 4 5। और जो लेफ्ट साइड का 0 होता है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो अब हम क्या कह रहे थे, अगर ये डेसिमल नहीं होता, ठीक है, तो ये राइट साइड का 0 भी इनसिग्निफिकेंट हो जाता, ठीक है। तब कितना होता? 4। 1 2 3 4। ये राइट साइड का 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेफ्ट साइड का 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो और एक केस यहाँ पर देख लेते हैं। अगर सपोज 0.052 है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेसिमल के राइट साइड में जब जाओगे तब नॉन ज़ीरो के पहले जितना भी ज़ीरो आए, 1 0 2 0, जितना भी ज़ीरो आए वो सारे इनसिग्निफिकेंट होता है। मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है? 2 है, ठीक है। ये बार बार करते जाओगे ऐसे ही याद हो जाएगा। अभी दिक्कत हो रहा है पर बाद में हो जाएगा। हाँ, अभी ही हो जाएगा, बाद में मतलब अभी ही मैं इतना करवाऊँगा, हो जाएगा। 0 राइट साइड ऑफ द डेसिमल बिफोर नॉन ज़ीरो, ये तो कह दिया। यूनिट चेंज, अब ये यूनिट चेंज का जो कहा था मसला वो अब आएगा। तो आप एक चीज़ नापे 1 मीटर, तो इसको आप कह सकते हैं 0.001 किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है ना। 1 मीटर तो 0.001 किलोमीटर ही होता है, ठीक है ना। तो इसको आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0 मतलब 0 बढ़ रहा है, कहीं 0 लेफ़्ट साइड में बढ़ रहा है, कहीं 0 राइट साइड में बढ़ रहा है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम एक और सिग्निफिकेंट डिजिट्स का भी यहाँ पर मसला गड़बड़ा जाता है, मतलब कॉन्वेंशनली ठीक ठाक नहीं लगता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1, इसके लिए एक कॉन्वेंशन हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम अगर यूनिट चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं चेंज होता है, ठीक है। और जितना हम 1 मीटर लिखे थे वो सेंटीमीटर करने के वक्त 1 मीटर का 1 ही रहेगा और 10⁻² लिखेंगे। किलोमीटर करने के वक्त सिग्निफिकेंट डिजिट को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहने देंगे, इंटू 10⁻³ किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लिखते हैं। ये बेस हो गया है, ये पावर हो गया है। तो अब देखते हैं अब क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया है। अब है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस सिग्निफिकेंट डिजिट्स यूजिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हमारा क्या होता है, सपोज एक मल्टीप्लिकेशन है, 2.3 मीटर लेंथ है, 2.3 मीटर, और ब्रेथ है 3 मीटर, ठीक है। लेंथ है 2.3 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर। तो एरिया कितना होगा, L इंटू B मीन्स 4.6 मीटर स्क्वायर। पर यहाँ पर रूल क्या कहता है, ये दोनों में जिसका सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम होगा
वो आंसर का सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी उतना ही होना चाहिए। यहाँ पर किसका कम है सिग्निफिकेंट डिजिट? यहाँ पर क्या है 2.3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 3 है। तो 2.3 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 है और यहाँ पर कितना है 1 है। तो ये जो आंसर है यहाँ पर कितना डिजिट होना चाहिए 1। तो ये 6 को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मीटर स्क्वायर, पर हम इसको 5 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये थोड़ी देर बाद में ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे ही भाग करने के वक्त सपोज मास है 1 किलो मास, नहीं 100 ग्राम मास, और वॉल्यूम है आपका वॉल्यूम है 25 cc। तो डेंसिटी कितना होगा? डेंसिटी कितना होगा 100/25, ठीक है। ग्राम पर सीसी, मतलब 4 ग्राम पर सीसी। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना हुआ है? राइट साइड का 0 को नहीं पकड़ेंगे 1, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर कितना होना पड़ेगा 1 ही है। मतलब 4.0 हम इसको नहीं लिख सकते हैं। 4.0 लिखेंगे तो 0 भी हमारा काउंट हो जाएगा डेसिमल के राइट साइड में, तो हम 4.0 नहीं लिख सकते हैं, 4 ही लिखना पड़ेगा। 4.0 आप सही तो कह सकते हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट के हिसाब से बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब हमारे और एक चीज़ देख लेते हैं, प्लस या माइनस के वक्त क्या करते हैं। प्लस और माइनस के वक्त हम डेसिमल के बाद जो सबसे कम प्लेसेस होता है हम उसी को रखते हैं। मतलब अगर 4.23 है और 3.1 है तो हम ये प्लस करके 3 पॉइंट ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हम इसका लास्ट में एक डिजिट है, ठीक है, तो यहाँ पर भी लास्ट में एक डिजिट ही रखेंगे। तो ये 3 को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा। वैसे ही 4.32 से 23 से अगर 3.1 हम माइनस करेंगे उसका भी सेम मसला है, वह भी ये जो 3 है 3 को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में सबसे डेसिमल के बाद सबसे कम घर इसमें है और वो कितना घर है 1 घर, इसलिए आंसर को भी डेसिमल के बाद 1 घर ही छोड़ना पड़ा 7.3। अब क्या है राउंडिंग ऑफ फिगर्स और डिजिट्स। सपोज यहाँ पर एक नंबर है 4.49, यहाँ पर एक नंबर है 4.43। अगर इसको हम 3 डिजिट में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे 4.5। अब ये 4 लिखेंगे पर ये 4 नहीं लिखेंगे, इसके बाद का डिजिट देखेंगे। अगर ये 5 से बड़ा होगा तो यहाँ पर हम 1 जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, इधर ऐसे ही छोड़ देंगे अगर बाद का डिजिट 5 से छोटा होता है। और 1 कब जोड़ेंगे +1 कब करेंगे जब बाद का डिजिट 5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर ये बड़ा छोटा नहीं होकर अगर 5 ही होता तब क्या करते, तब हम
एक सेकेंड। तब हम क्या करते हैं, अगर 4.35 है और 4.45 है, तो अब हमें एक डिजिट रिड्यूस करने के लिए क्या लिखेंगे, ये जो 3 है, ये 3 को क्या करेंगे, ये 3 को एक ऐड करके 4 कर देंगे, और ये जो 4 है 4 को 4 ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि मेक इट इवन, हमेशा ये ख्याल रखेंगे कि हमको ये 5 उठाने के केस में इसके पहले वाले डिजिट को हमेशा इवन करना पड़ेगा। तो अगर ऑलरेडी इवन है तो इवन ही रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, अगर 6 होता हो तो 6 ही रहता। पर अगर ये ऑड है, ठीक है, अगर ये 7 होता तो इसके साथ 1 जोड़ के हमको 8 करना पड़ता। अब क्या है, आप देखते हैं लास्ट टॉपिक्स, एरर्स। तो एरर्स में क्या है, एरर्स सिस्टेमेटिक एरर्स होता है, रैंडम एरर होता है और लिस्ट काउंट एरर होता है। ये सिस्टेमेटिक एरर के ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऊपर से बोल दे रहा हूँ, पर एरर के बाद में कुछ चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो डिटेल में बोलूँगा। तो सिस्टेमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट के वजह से जो एरर होता है, इंस्ट्रूमेंट ठीक ठाक नहीं है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कुछ चीज़, ठीक है, तो वो पर्सनल एरर हो जाता है केयरलेसनेस के लिए। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ गलतियां हो जा रहा है, ठीक है। पैरेलल एक एरर होता है, तो वो जब देखना पड़ता है, ऊपर से देखना पड़ता है, कुछ लेंथ आप स्केल के ऊपर से देखना पड़ता है, आप नाप रहे हैं तो अगर साइड से देखोगे तो गलत हो जाएगा। ये इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इसके लिए भी होता है। और जो रैंडम एरर्स होता है, रैंडमली जो एरर्स होता है रैंडम एरर कहते हैं। अब लिस्ट काउंट पे आते हैं जो सिलेबस में है, ठीक है। लिस्ट काउंट क्या है और लिस्ट काउंट एरर क्या है। स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट मतलब स्केल हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, ठीक है, जिसके द्वारा आप नापते हो, वेट मशीन हो गया, ठीक है। इन सब का जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम नाप सकते हैं उसको ही हम लिस्ट काउंट कहते हैं। वैसे आपका जो सेंटीमीटर स्केल होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होगा बताइए। वो होगा 1 मिलीमीटर। वो जो छोटा छोटा दाग होता है वो दाग कितना का होता है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये लिस्ट काउंट होता है। अब एक इमेजिन करिए एक सिचुएशन को, ये एक लेंथ है इतना बड़ा और ये है आपका स्केल, ठीक है। तो ये देखिए ये कहाँ पर ख़त्म हुआ है, इस स्केल के जो लिस्ट काउंट मतलब जो दाग है उसके बीच में कहीं ख़त्म हो गया है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये इतने वाला डिस्टेंस, इसको हम नाप ही नहीं सकते। हम क्या कह सकते हैं 1.2, और क्या कह सकते हैं इसको 1.3 कह सकते हैं। पर ये तो दोनों ही गलत है ना। ये तो बीच में कहीं ख़त्म हुआ है, 1.2 भी नहीं है, 1.3 भी नहीं है। तो हमारा ये जो लिस्ट काउंट होता है हमारा ये लिस्ट काउंट मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, लिस्ट काउंट जितना है उतना, तो यही होता है लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। अब एरर को कैसे हम नाप सकते हैं वो देखते हैं, यही इम्पोर्टेंट है। एरर होता है एक एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो जो मेन एरर होता है, जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये होता है हमारा क्या, यही होता है एब्सोल्यूट एरर, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, वो जो एब्सोल्यूट एरर है डेल आर, वो वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना है, इसको ही रिलेटिव एरर कहता है, मतलब डेल आर बाई आर। और इसको ही 100% से गुण या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो सपोज एक चीज़ है 1 मीटर और 0.3 मीटर है इसका एरर, तो रिलेटिव एरर कितना आएगा, कितना आएगा रिलेटिव एरर, 0.3/1। ठीक है ना। और ये परसेंटेज में कितना आ जाएगा, इंटू 100%, मीन्स 30% एरर। ठीक है, 1 मीटर में अगर 0.3 मीटर एरर होता है 1 मीटर नापने में, तो वो 30% एरर होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज 5 किलोग्राम है एक वेट, और इसका अनसर्टेनिटी है अनसर्टेनिटी या एरर है 2.5 kg। तो यहाँ पर रिलेटिव एरर कितना आएगा, रिलेटिव एरर आएगा 2.5/5। तो ये हो गया रिलेटिव एरर। ठीक है, तो ये परसेंटेज में कितना आएगा, इंटू 100%, मतलब कि 5% एरर। ठीक है, तो ऐसे हम निकलते हैं, यही मेन फंडा है। तो अब सपोज ये ऐसे नहीं दिया हुआ है 5 kg और ये 0.25 kg, ये ऐसे नहीं दिया हुआ है, हमको कुछ डेटा दिया है। वो डेटा क्या है, A1 A2 A3 ... AN, हमारे पास कुछ डेटा है। अब हम इस डेटा से एरर कैसे निकालेंगे, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मीन करना पड़ेगा, डेटा का मीन को M लिखता हूँ शॉर्टकट में। मीन कैसे करते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 ... प्लस AN डिवाइडेड बाई कितना, N। ये हो गया मीन, ए मीन हो गया। ठीक है, तो एरर अब क्या होगा, एरर को हम डेल से लिखते हैं, डेल A1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट मेजरमेंट में एरर कितना होगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू, यही होगा फर्स्ट मेजरमेंट का एरर। सेकेंड मेजरमेंट का क्या होगा, A2 माइनस AM, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही AN का क्या होगा, AN का एरर क्या होगा, AN एक्चुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। अब ये जो एरर्स है इन सब के एवरेज, ये तो डेटा का एवरेज था, अब एरर्स का एवरेज हम लेंगे। ठीक है, तो वो होगा हमारा एवरेज एरर। एवरेज एरर क्या होगा, ये इसको भी M लिखता हूँ। एवरेज एरर होगा डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस ... डेल AN डिवाइडेड बाई N, यही होगा एवरेज एरर। ये क्या हुआ, एवरेज वैल्यू, ये हुआ एवरेज एरर। तो हमारा रिलेटिव एरर क्या आएगा, रिलेटिव एरर क्या आएगा, अब एवरेज वैल्यू, नीचे एवरेज वैल्यू और ऊपर एवरेज एरर। और परसेंटेज एरर क्या आएगा,
परसेंटेज एरर आएगा इंटू 100%। ठीक है, ये एनसीईआरटी का था, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो समझ गए। इसके ऊपर एक मैथ भी है, पहले वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ गिवन है, देख सकते हैं शायद। टाइम है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80। तो यहाँ पर हम कैसे एरर निकालेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, टाइम का मीन निकालेंगे। ठीक है, 2.63 प्लस 2.56 प्लस डॉट 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 2.80। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है, 1 2 3 4 5। तो मीन कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2.62 आ जाएगा। तो अब एरर निकालेंगे। डेल T1 कितना होगा, ये कितना है 2.63 माइनस 2.62 मतलब 0.01। डेल T2 कितना, ये T2 कितना है 2.56 माइनस 2.62, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 0.06। ठीक है, ऐसे ही हमारा करके ही दिखा देता हूँ। T3 कितना आएगा, T3 कितना है, T3 है 2.42 माइनस 2.62, ये कितना आ गया, माइनस 0.20। डेल T4 ये कितना आएगा, ये आएगा 0.09 और डेल T5 0.18। तो हम इन लोगों का अब एवरेज निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, डेल T एवरेज T मीन इज इक्वल्स टू आ जाएगा, एवरेज तो आप निकाल ही सकते हैं, ये सब जोड़ के 5 से भाग, ये आ जाएगा 0.11 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना है, वैल्यू है ये और एरर है ये, मतलब मीन वैल्यू ये है, मीन एरर ये है। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर है, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर बाई मीन वैल्यू। यहाँ पर एरर वैसे नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम मीन से कैलकुलेट किए इतने बड़े से। तो एग्ज़ाम में ये शायद नहीं देगा, शायद क्या है, इतना बड़ा नहीं देगा, डायरेक्ट दे देगा पहले की तरह कि वैल्यू इतना है और एरर इतना है। आपको सिंपली ऊपर एरर और नीच में जो वैल्यू है 2.62 ये लिखना पड़ेगा, यही होगा रिलेटिव एरर, और इंटू 100% करने से परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। देखता हूँ अब क्या है। तो एरर मेन चीज़ हो गया है, अब एक चीज़ छूटा है, हो गया इधर एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एरर मेजरमेंट्स। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यही सबसे ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एक क्वांटिटी है A और ये कैसे रिलेटेड है, B प्लस C लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू B प्लस C और B माइनस C। तो एरर इन A इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरर इन B, प्लस हुआ तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस, एरर इन C। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है तब भी क्या होगा, एरर इन A इज इक्वल्स टू एरर इन B
प्लस एरर इन सी। इसको हम मैक्सिमम प्रोपोर्शनल एरर कहते हैं, इसलिए हमेशा ये माइनस कभी नहीं आता, हमेशा प्लस ही आता है। तो डिवीजन के वक्त भी क्या आएगा, एरर इन ए इज इक्वल्स टू एरर इन बी प्लस एरर इन सी। ठीक है, आपको रिलेटिव एरर बोलेगा तो आप क्या करेंगे, डेल ए बाई ए का रिलेटिव एरर आ गया है। ठीक है, अगर बी का बोलेगा तो डेल बी बाई बी, डेल सी बाई सी, ऐसे ही करता है। ठीक है, ये रिलेटिव एरर हो गया। और अब रिलेटिव एरर अब नहीं लिख रहा हूँ, अब ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन अगर होता है एरर का तो हम कैसे करते हैं। तो अगर एरर है ए टू द पावर बी, ए इज इक्वल्स टू बी टू द पावर माइनस ये बी टू द पावर एन, ऐसा रिलेशन है, तो यहाँ पर एरर कैसे होगा, ए का एरर होगा, ये पावर सामने आ जाता है एन और डेल बी, एन इंटू डेल बी, तो प्लस माइनस होगा तो एरर भी प्लस माइनस होगा। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो एरर प्लस ही होगा, और अगर पावर में कुछ होता है तो पावर सामने आ जाता है। ठीक है, अब कुछ एनसीईआरटी का एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, शायद देख नहीं पा रहे हैं। z इक्वल्स टू ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई सी डी टू द पावर 3/2। यहाँ पर एरर कितना, z का एरर कितना होगा। ठीक है, z का एरर कैसे निकालेंगे, डेल z इक्वल्स टू क्या होगा, 4 पावर में है, पहले तो ये प्लस प्लस होगा, एरर इन ए टू द पावर 4 प्लस ये मल्टीप्लाई है एरर इन बी टू द पावर 1/3 प्लस एरर इन, ये डिवीजन है उसके लिए प्लस आया, एरर इन सी टू द पावर 1 प्लस ये मल्टीप्लिकेशन है उसीलिए प्लस आएगा, फिर से डी टू द पावर एरर इन डी टू द पावर 3/2। ठीक है, अब क्या होगा, ये 4 आएगा, 4 सामने आ जाएगा। ठीक है, 4 सामने आ गया है, 4 डेल ए, तो एरर इन z इज इक्वल्स टू 4 इंटू एरर इन ए प्लस 1/3 इंटू एरर इन बी प्लस एरर इन सी प्लस 3/2 इंटू एरर इन डी। तो ये पावर जो था वो सामने आ गया है। ठीक है, और जो गुना था, भाग था, वो प्लस हो गया है। ऐसे ही करते हैं। तो हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, और कितना है देख लेता हूँ। एक एग्जाम्पल है शायद, और एक है, एक ही एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल। उसके बाद में हम एनसीईआरटी करेंगे और फिर समरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑसिलेशन दिया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, ये गिवन है, ये रिलेशन दे दिया है, t इज इक्वल्स टू 2π√L/g। L लेंथ है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब क्या कह रहा है कि L कितना है, 20.0 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है, टाइम पीरियड है कितना, 1 मिलीमीटर, इसी फॉर एक्सलेशन
100 ऑसिलेशंस के लिए कितना बोला है, 100 ऑसिलेशंस के लिए 90 सेकेंड्स लगता है, मतलब एक ऑसिलेशन के लिए इतना टाइम लगता है, ठीक है, इतना सेकेंड टाइम लगता है। तो अब हमको अनसर्टेनिटी व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जी, मतलब जी में कितना एरर हो सकता है हमको उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम जी निकाल लेंगे, t/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट इज इक्वल्स टू L/G। सो जी इक्वल्स टू क्या है इधर से, G इक्वल्स टू 4π² इंटू L/T², ठीक है ना। तो ये 4 और पाई अगर हम एरर निकालेंगे तो 4 तो एक नंबर है, इसका पाई भी नंबर है, इन लोगों का कोई एरर नहीं होगा, डेल L होगा प्लस डेल टी होगा, और टी का पावर 2 था इसलिए 2 सामने आ जाएगा, 2 इंटू डेल टी। अब डेल एल क्या होगा, 20.0 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा 0.1 और 2 इंटू ये टाइम क्या है 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड ही नाप सकता है क्लॉक, यह हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल G/G डेल L/L, ये तो एब्सोल्यूट एरर हो गया अब तक। तो हम अब रिलेटिव एरर अगर करना चाहते हैं तो इसको L से भाग करना होगा, मतलब 20 सेंटीमीटर से, और इसको कितने से, ये हो गया हमारा 0.9 से, डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब हम एक समरी देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़े हैं। हम पढ़े हैं क्वांटिटी क्या है, जिसको हम नाप सकते हैं वही क्वांटिटी होता है। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन एक रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबल है हर क्वांटिटी का। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या देखे हैं, हम देखे हैं होमोजीनिटी, मतलब सेम तरह की सेम डायमेंशन की चीज़ को ही हम घटा या जोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या देखा है, आर्गूमेंट ऑफ सम फंक्शंस, ठीक है, हमेशा ज़ीरो होता है, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, लॉगरिदमिक फंक्शन के अंदर जो भी कुछ होता है वो हमेशा डायमेंशनलेस होता है। उसके बाद हम क्या देखे हैं, डिपेंडेंसी ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है, मतलब कुछ क्वांटिटी आपको दे दिया है, ये इसका x की पावर से प्रोपोर्शनल है, इसका y की पावर से प्रोपोर्शनल है, तो x और y के वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के माध्यम से, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद इक्वेशन का वैलिडिटी हम देखे हैं कि अगर इक्वेशन गलत होता है तो उसका डायमेंशन गलत ही होगा। तो वैसे हम चेक कर सकते हैं इक्वेशन ठीक है या गलत है, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा चेक कर सकते हैं। अब क्या है, यूनिट्स हम क्या देखे हैं, यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स होता है और डिराइव्ड यूनिट्स होता है, और यूनिट्स का जो एक सेट होता है सब चीज़ का, सब क्वांटिटीज़ का यूनिट्स का एक सेट को हम यूनिट सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या था, FPS था, SI और MKS था, और क्या था, CGS था। हम सिग्निफिकेंट, इसके बाद सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखें। ये क्या होता है, हर नॉन ज़ीरो नंबर सिग्निफिकेंट होता है, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता है, राइट मोस्ट ज़ीरो आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट होता है, आफ्टर राइट मोस्ट ज़ीरो अगर डेसिमल ना हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। मतलब आप
180 लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 2, 18.0, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट 3। यहाँ पर क्या कह रहा है, लेफ्ट जीरोस बिफोर एनी लेफ्ट जीरोस बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल हमेशा क्या होता है, मतलब ये डेसिमल है, इसके लेफ्ट में जितना भी ज़ीरो हो, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, इसके लेफ्ट में भी जितना ज़ीरो हो, ये सब क्या है, ये सब इनसिग्निफिकेंट है। यूनिट चेंज एंड यूनिट, अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तभी भी डायमेंशन का सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप क्या देखे हैं, राउंडिंग ऑफ में हम क्या देखे हैं कि 0.53 ऐसे है, तो हम एक डिजिट कम करना चाहते हैं तो इसको हटा के हम लिखते हैं, और ये नंबर अगर 5 से बड़ा होता है, ठीक है, तो हम इसके साथ एक जोड़ कर लिखते हैं और इसको हटा देते हैं। और क्या करते हैं, अगर 5 ही होता है, 0.65 होता है, तो ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर ये इवन हो और अगर ये भी ऑड होता है, तो हम एक जोड़ करके इसको हटाएंगे, ठीक है, ये भी देख लिए हैं। और क्या है, एरिथमेटिक ऑपरेशन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो प्लस माइनस के वक्त हम क्या कर रहे थे, लीस्ट डेसिमल जो वैल्यू हो रहा था, ठीक है, तो हम आंसर को भी लीस्ट डेसिमल प्लेस तक रख रहे थे। और ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है, इसमें क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स जितना होता है, आंसर में भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतना ही रहना चाहिए। एरर का सारा टाइप हम देख लिए हैं, सिस्टमेटिक, रैंडम एंड लिस्ट एरर्स। एंड एरर को हम कैसे नाप सकते हैं, एरर को नाप सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। अब थोड़ा एनसीईआरटी नज़र मार लेते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो ये हम पहले कह चुके हैं। यूनिट्स क्या है, ये पहले कहा है, कंपैरिजन विथ मेजरमेंट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्विंग कंपैरिजन, मतलब किसी के एक क्वांटिटी को किसी परिमाण क्वांटिटी के कितने गुना है वो कंपैरिजन कर रहा है। और वो जो हम चूज़ किए हैं क्वांटिटी को, जिसके कितने गुना हम कुछ नाप रहे हैं, उसको क्या है, बेसिक है, आर्बिट्ररीली चूजन है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अब क्या है, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स है और कुछ यूनिट्स है डिराइव्ड, ठीक है, हम सारे चीज़ देख चुके हैं। अब क्या है, जो यूनिट सिस्टम्स है, एमकेएस है, सीजीएस, एफपीएस, तो इस सिस्टम्स में मास, टाइम एंड लेंथ का क्या यूनिट्स है वो सारे दिया हुआ है, हम सब देख चुके हैं। सिस्टेमा इंटरनेशनली, ठीक है, इसको ही हम एसआई कहते हैं, एसआई का फुल फॉर्म ये है। तो ये कहाँ पर ये थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि नीट में ये पूछ सकता है। कहाँ पर ये ये जो एसआई यूनिट सिस्टम है, ये कहाँ पर एक्सेप्टेड या डेवलप होता है, BIPM पर, ठीक है, ब्यूरो इंटरनेशनल डी पॉइंट्स 8 मेजर्स। तो हम यहाँ पर देखे हैं जो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंगल एंड जो एंगल है, ठीक है, एंगल इसका यूनिट है रेडियन। एंड सॉलिड एंगल जो है ये भी डायमेंशनलेस है,
एंड इसका यूनिट है स्टेरेडियन। ठीक है, अब ये जो हमारा 7 बेसिक यूनिट्स होता है, ये बेसिक यूनिट्स कितना होता है, सॉरी बेसिक यूनिट्स नहीं, बेसिक क्वांटिटीज़ 7 होता है। इसके 7 यूनिट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और सिंबल भी दिया हुआ है, ये एक बार देख लेंगे। ठीक है, और ये सारे चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इंटरेस्ट होगा तो। अब क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हम जो नापते हैं, ठीक है, एक चीज़ छूट गया, हम जो नापते हैं अगर 1.345 ये हम नापते हैं, इतना सेंटीमीटर हम नाप के पाए हैं। तो ये जो लास्ट डिजिट होता है इसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, और ये सारे क्या हो गया, सर्टेन डिजिट्स। तो और ये सारे मिलके क्या हो गया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम देख चुके हैं, वही सब कह रहा है इधर, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है शायद। रूल ऑफ ऑपरेशन ये भी कह चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स और एडिशन सब्सट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस। उसके बाद राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स मेक इट इवन। ओके, शायद आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाहता हूँ। एक मैथ है, ये मैथ थोड़ा देख लीजिए। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एरिया क्या होता है, 6 इंटू लेंथ साइड स्क्वायर 6a², वही क्या है 6 इंटू a²। तो ये स्क्वायर करने के बाद इतना बड़ा डिजिट आया है, पर हम कितनों को रखेंगे, हम लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रखेंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 4। तो यहाँ पर भी हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट 4 ही रहना चाहिए, उसीलिए ये 4 लिखे हैं, 4 डिजिट्स लिखा हुआ है। सिमिलर तरह से ये भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ किया हुआ है। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसीलिए यहाँ पर भी 2 रखा हुआ है कैलकुलेशन के बाद। ये बहुत आसान चीज़ है, नहीं दिखाया इसीलिए। अब क्या है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट्स ऑफ एंड अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, ये भी हम कर चुके हैं। और प्लस माइनस का खेल। अब डायमेंशन क्या है वही बताया है कि बेसिक क्वांटिटी का पावर में कुछ लिखना है, टर्म में कुछ लिखना है, वही डायमेंशन कहलाता है। डायमेंशनल एनालिसिस लिखा है, डायमेंशनल इक्वेशन लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ इक्वेशंस में है। अब क्या है, कुछ नहीं है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सारे वही चीज़ हैं। ठीक है, तो चैप्टर हो जाता है ख़त्म।